ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ये कॉम्प्लिकेशन है, इट्स अ इमरजेंसी, ओके, इट्स अ इमरजेंसी. यूजुअली हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स एक्सेसिव रिफ्लेक्स. क्यों हुआ ऐसा? अकर्स सेकेंडरी, यानी प्राइमरी कुछ और कारण है, कुछ और कारण है प्राइमरी, ये सेकेंडरी इशू है. अकर्स secondary to the stimulation of sympathetic nervous system. okay, so autonomic nervous system में sympathetic nervous system activate हो रहा है आपका, एंड जो एक्टिवेशन हो रही है वो सेकेंडरी पर्पस से हो रही है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी कारण की वजह से. वो कारण क्या है अभी हम पढ़ेंगे, बट बिकॉज ऑफ सेकेंडरी रीजंस योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड, इनिशिएटेड फॉर क्लाइंट्स अबव T6 इंजरी. कौन सी इंजरी है? T6. ड्यू टू इनएडिक्वेट कंपनसेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ऑपोजिट हैंड है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक. तो अगर सिंपैथेटिक कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक बहुत हाई लेवल पे होगा और पैरासिम्पैथेटिक बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा. क्लाइंट हु हैव लेजेंड्स बिलो T6, यानी कि आपकी जो स्पाइनल कोड की जो T6 है, T1 to T12 होता है, जो T6 है, इससे ऊपर अगर किसी को भी इंजरी है, सो द क्लाइंट हु हैज लेजेंड्स बिलो, बिलो का मतलब यहां कुछ और है, मैं अभी बताऊंगी, बट अगर किसी को इंजरी हुई है T6 से ऊपर, डू नॉट एक्सपीरियंस डिसरिफ्लेक्सिया. तो अगर किसी को T6 के नीचे इंजरी है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर कोई इंसान जिसको इंजरी T6 के ऊपर हुई है, above the T6, you know, above T6, that person has issues with sympathetic nervous system. Now what is the reason? Reason is this is my spine, C8, T12, L5, S5, coccyx1. तो T6 तक ये जो पूरा का पूरा सिस्टम पानी है ना, इट्स कंप्लीटली, ये सारा का सारा योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंप्लीट ब्रेन, एंड हियर ऑल्सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. बोलने का मतलब क्या है कि नर्व्स, शायद आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन जो लोग काफी दिनों के बाद आ रहे हैं उनको मैं बता देती हूं. ये नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स. कितनी होती है? 31. क्रेनियल कितनी होती है? 12. सो वी हैव 31 क्रेनियल नर्व्स, वी हैव 12 क्रेनियल नर्व्स. ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं सारी की सारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करी, कुछ फॉर एग्जांपल वेगस, यू नो, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है. जबकि नीचे अगर मैं बात करूं तो ये स्पाइनल नर्व्स हैं और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है. तो वो कह रहा है कि क्लाइंट जिनको T6 के नीचे प्रॉब्लम है वो कभी भी डिसरिफ्लेक्सिया एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इज एबल टू न्यूट्रलाइज. क्योंकि इसके नीचे अगर प्रॉब्लम है तो पैरासिम्पैथेटिक अच्छे से काम कर सकता है. लेकिन अगर किसी को T6 से ऊपर की इंजरी है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट. अब ऊपर का तो क्लियर हो गया, अब नीचे क्या सिस्टम पानी है भाई. यहां पे कह रहा है कि ऊपर तो तुम्हारी दिक्कत हो ही गई है, लेकिन अगर तुम्हारे नीचे गलती से किसी ऐसी चीज ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गलती से, तो भाई एक्टिवेट करने पे हमेशा क्या होना चाहिए? अगला रिस्पॉन्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना चाहिए और इसको शांत करना चाहिए. लेकिन ये क्या हो रखा है? खराब. तो आपका पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा? नहीं करेगा. तो सिंपैथेटिक क्या रहेगा? हाई. इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूं जो नीचे मेरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि नीचे के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी? नंबर 1, ब्लैडर डिस्टेंशन. अगर उस इंसान में T6 के ऊपर इंजरी हो गई है और नीचे सब सही है,
लेकिन यूरिन ही पास नहीं किया, तो ये यूरिन पास ना करना स्पाइनल नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और एक्टिवेट होने के बाद हमारा ब्रेन क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करने वाला था कि भाई शांत हो जा, लेकिन कनेक्शन क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय। देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन। तो यही भाई नीचे सिंपैथेटिक बढ़ता रहेगा और ऊपर पैरासिम्पैथेटिक बढ़ता रहेगा, बराबर हो ही नहीं पाएंगे ये लोग। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए नर्सिस की प्राइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर किसी पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की T6 की इंजरी हुई है या T6 के ऊपर कहीं पे भी इंजरी हुई है, द नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज आस्क द पेशेंट टू वॉइड, यूरिन पास कीजिए, स्टूल तो नहीं है उसका रुका हुआ, अनीमा देके निकलवाओ। मैं नहीं चाहती हूं T6 के नीचे गलती से भी किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन हो। तो ये जो ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए T6 के नीचे, ये ट्रिगर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। No bladder distension, no bowel distension, no visceral distension, no stimulation of pain, because that will activate the sympathetic nervous system. Why? Because the nerves of sympathetic nervous system are associated with spinal nerves, and spinal nerves are 31 in nature, and they are starting from the cervical and ending till coccyx. So I don't want any disturbance in my lower body below the T6. I don't need anything like that. So I will ask the patient to void. If patient is saying I'm not able to void, urinary catheterization fast. Emergency, it's emergency. T6 के ऊपर इंजरी हुई है, it's emergency. We need to put catheter, we need to give enema, we need to give some pain medication to resolve the pain. We don't want any stimulation, any trigger below T6. We don't want that. And then after, in case, in case उसको हो गया प्रॉब्लम, अब क्या होगा, इससे होने क्या वाला है? So what will happen? Disconnection will takes place. यानी T6 के ऊपर इंजरी हुई है और अगर नीचे ट्रिगर हुआ तो इन दोनों का जो आपस में कम्युनिकेशन था, क्रेनियल नर्व्स का और स्पाइनल नर्व्स का, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन था, डिस्टर्ब, गायब। जिसकी वजह से क्या होने वाला है, नंबर वन यू कैन सी हियर, नंबर वन इरिटेशन हो गया, नर्व सेंड इंपल्स, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कहां भेजी सिग्नल्स, ब्रेन को भेजे। तो नीचे ब्लैडर फुल है, सिग्नल्स गए ब्रेन को, भाई कुछ तो गड़बड़ है, नीचे यूरिन नहीं पास कर पा रहा है ये पेशेंट, ये यूरिन नहीं पास कर पा रहा है, कुछ गड़बड़ है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर दो। और नंबर टू, exaggerated response will activated, sympathetic nervous system response will be activated. Okay, so the patient is not able to pass urine, sympathetic system will activated. And number three, it will lead to vasoconstriction, okay, vasoconstriction होगा, लेकिन कहां तक होगा, सिर्फ T6 के नीचे होगा, ऊपर तो बात ही नहीं पहुंच रही, ऊपर तक तो बात ही नहीं जा पा रही है ढंग से, सिग्नल ब्रेक हो चुका है T6 की वजह से, तो सिग्नल तो नहीं जा पा रहा है ऊपर, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, बीपी बढ़ रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, नीचे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर बैरोसेप्टर बोलेंगे, अरे भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, नीचे बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कुछ करो। ब्रेन विल एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक, वेगस नर्व एक्टिवेट कर देगा और आपका बीपी क्या हो जाएगा, कम। Now guys, there is a mismatch of the pressure of upper limbs and the pressure of the lower limbs. There will be a mismatch. So when you will check the blood pressure of lower limbs, it will be very high, and when you will check the blood pressure of upper limbs, the pressure will be very low. Okay, so this will happen. So signal sent up, down, so upper BP will be low and lower will be very high.
compensatory mechanism not effective due to vasoconstriction in the lower body. तो compensation बहुत ही खराब होगा क्योंकि नीचे क्या हो रही है, vasoconstriction. Is it clear? Now what else, what symptom you will see then? High BP. The BP will be very high. Where? Down, legs. Legs में BP बहुत high होगा और upper limbs में BP low होगा. बीपी लो होने की वजह से वैसोडाइलेशन हो रही है ऊपर की तरफ, तो मरीज क्या एक्सप्लेन करेगा? सर दर्द, हेडेक, थ्रॉम्बिंग, पाउंडिंग, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, डायफोरेसिस, बिकॉज इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वैसोडाइलेशन द स्वेटिंग विल बी अ लॉट. पाइलो इरेक्शन, तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ तो आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, बट ऊपर आपका क्या होगा? Vasodilation. There will be a lot of blood, there will be a lot of facial flushing, there will be dilated pupils, nasal stiffness, you will see such kind of symptom. So these are the complications complicated symptoms of autonomic dysreflexia. What else? How you will manage this situation? Number 1, assess the BP, upper and lower, and then nauseous stimulus, जितने भी यूरिन, बाउल डिस्टेंशन, इन सबको हटा दो, एंड दैट इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. एलिवेट हेड ऑफ द बेड 90 डिग्री. वाई? बीपी तो ऑलरेडी ऊपर कम है. अरे ऊपर कम है पर नीचे तो भरा पड़ा है ना. सो व्हाट वी वांट? वी जस्ट वांट हेड अप. तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. हेड अप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पूरा सर्कुलेशन है वो मेंटेन, बैलेंस मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऊपर को ट्रीट करने के लिए या फिर ना ही सिर्फ नीचे को ट्रीट करने के लिए. बिकॉज वी डोंट वांट हाई आईसीपी, दैट विल बी कॉम्प्लिकेशन ना, क्योंकि ऊपर ब्रेन में तो सर्कुलेशन भरा पड़ा है, वैसोडाइलेशन हो रही है, आईसीपी बढ़ सकता है. तो दैट इज ऑल्सो माई प्रायोरिटी. आई डोंट वांट एनी आईसीपी to be get increased, so I will just head up 90 degree. Notify to the physician if you see any ICP increased symptoms or any autonomic dysreflexia. Because why? Because this is an emergency. Simple. Administer antihypertensives to decrease down the blood pressure of the lower extremities. अब आप बोलोगे मैम ऊपर भी तो है, पर क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा. बीपी तो कम करना ही पड़ेगा नीचे. ऊपर बेशक कम है पर नीचे भी तो कम करना ही है ना, दवाई तो देनी पड़ेगी उसे. तो वी विल गिव एंटीहाइपरटेंसिव्स. डेक्स, यस एग्जैक्टली, अपराइट पोजीशन देना ही देना है, एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देने ही देने हैं. डेक्सामेथासोन एंटी इंफ्लेमेटरी. क्यों? बिकॉज एडिमा रिड्यूसिंग इफेक्ट चाहिए मुझे, एंटी इन्फ्लेमेशन चाहिए. बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. क्या पता नीचे इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या पता T6 के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रही है. तो डेक्सामेथासोन वी यूज टू गिव. मैनी इंटरफेयर विद हीलिंग बट बिकॉज इट सप्रेस द इम्यून सिस्टम. पर क्या करें, देना पड़ेगा. लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. हमारा लेना देना नॉसियस स्टिमुलाइज के साथ है, जो कि हमारे पास पेशेंट है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है. इसीलिए क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं, ना कि ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि वो डॉक्टर का काम है. डेक्स्ट्रन प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं कैपिलरी ब्लड फ्लो को विद द स्पाइनल कॉर्ड टू प्रिवेंट टू ट्रीट हाइपोटेंशन. तो ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर हाइपोटेंशन में पेशेंट है, तो इसीलिए डेक्स्ट्रन दे रहे हैं. ओके, इज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर. तो इट विल नॉट इंक्रीज the fluid in the cells, but it will increase the blood plasma, direct blood plasma. So it will stay in the blood vessels. It will not go into it will not go into the cells. It will not go into interstitial space. It will still remain in the extracellular space, which is basically your intravascular. तो वहीं पे रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्लाज्मा एक्सपेंडर भी बोलते हैं. डेक्स्ट्रन, एल्बुमिन, सच काइंड ऑफ थिंग्स. बैक्लोफेन, अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी जो हुई है उसकी जो स्पास्टिसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैक्लोफेन भी देते हैं. इट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. सो बस आपको अवेयर होना है. सर्जिकल मैनेजमेंट गाइस, डीकम्प्रेसिव लैमिनेक्टमी, रिमूवल ऑफ वन और मोर लैमिना. क्योंकि ये तो डिपेंड करता है इंजरी हुई क्या है, उसकी इंजरी क्या हुई, उसके हिसाब से सर्जरीज होंगे. फ्यूज करना है या फिर कट करना है, वो जो भी है वो फिजिशियन डिपेंड करता है, फिजिशियन के ऊपर. इसमें बस यही है कि आप या तो रिमूव कर दोगे, क्योंकि उस बोन की कंप्रेशन की वजह से, उस बोन के कंप्रेशन की वजह से या उस वर्टिब्रा की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं. तो you will just take it out or you will fuse it. So if you are just taking out, then it is basically laminectomy, and if you are fusing that thing, it is basically spinal fusion. Spinal fusion is used for thoracic spinal injuries. Bone is grafted between the vertebrae for the support to strengthen the back.
Is it clear everyone?